नमस्कार, NH1 न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रंजीत ठाकुर। दुनिया भर में इस समय जो बात चल रही है वो युद्ध की चल रही है। पूरी दुनिया में इस समय आप देख सकते हैं रशिया और यूक्रेन आमने सामने हैं और दुनिया इस समय जो मैक्सिमम साइड जो है वो इस समय यूक्रेन की ले रही है, क्योंकि रशिया ने उन पर अग्रेशन दिखाया है और इस समय जो नाटो फोर्सेस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो गई हैं। रशिया जो है वो झुकने को तैयार नहीं है और इसका दुनिया भर में क्या असर होने वाला है, ख़ासकर इंडिया के लिहाज से अगर बात करें, इंडिया ने बड़ा बैलेंस स्टांस रखा है यूएन में भी, और उसके अलावा इस समय जो वॉर चल रही है वहाँ पर भी बड़ा बैलेंस स्टांस रखा है। इंडिया ज़्यादा इसमें बात नहीं कर रहा है। इनसे जानेंगे कि उसका इकोनॉमिकली दुनिया पर क्या असर पड़ने वाला है। तो गौरव जी, आप मुझे बताइए, जिस तरीके से आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी जुड़े हैं और भी एक्टिविटीज़ आप करते हैं दुनिया भर में, इस समय जो एक्टिविटी चल रही है खासकर वॉर के लिहाज से यूक्रेन और रशिया की, उसके लिहाज से क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है दुनिया को? देखिए, जहाँ पर आज जो यूक्रेन और जो रशिया का रूस का जो आज ये युद्ध चल रहा है, आज सबसे बड़ी बात है कि पहले तो हम किसी भी फेवर में नहीं है कि युद्ध कभी हो, क्योंकि युद्ध के परिणाम हमेशा बुरे ही होते हैं, क्योंकि इंसानी जान माल जाती है और इसके एक ब्रॉडर एस्पेक्ट हैं जो ऐसे परिणाम होते हैं जिसकी हम सोच भी नहीं रख सकते कि कितने भयंकर इसके परिणाम होते हैं। पहले तो हम कंडेम करते हैं कि युद्ध होना ही नहीं चाहिए था। आज रहे स्थिति की भारत, आपने जिस तरीके कहा कि काफ़ी बैलेंस तरीके से चल रहा है, उसके पीछे रीजंस हैं ठाकुर जी। उसके पीछे ये कहना एक बड़ा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इंडिया की जब हम बात करते हैं यूक्रेन और रशिया के साथ, रूस के साथ रिलेशनशिप की अगर हम बात करें, काफ़ी एक गहरे संबंध रहे हैं रशिया के साथ भी और यूक्रेन के साथ भी। स्ट्रैटेजिक और पार्टनर्स हैं ये दोनों ही देश, और उसमें मैं देखता हूँ कि आज जो चैलेंज सबसे बड़ा इंडिया के लिए, भारत के लिए इस समय बना हुआ है, जो चिंता है इस समय, हमारी प्राथमिकता जो है हमारे स्टूडेंट्स को वहाँ पर जो भारत सरकार इस समय कर रही है उनको इवैक्यूएट करना है। सबसे पहले कि हमारे मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर जो विभिन्न कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं उनको किसी ना किसी तरीके हमें यहाँ पर लाना है। अब इम्पैक्ट की जब बात आती है, आज जो रिलेशनशिप हमारा रशिया के साथ है, यूक्रेन के साथ है, आज हम बात करते हैं, तो काफ़ी चीज़ों से हमारा एक रिलेशनशिप, अगर आप उसको बोलो कि इकोनॉमिकली भी हम लोग इन देशों के साथ व्यापार कहीं ना कहीं पर कर रहे हैं। अब जब मैं रशिया की बात करता हूं तो आज मोर देन 55% अगर आप हमारा डिफेंस सेक्टर है, हमारी परचेज़ ही उनसे है। और इसके अलावा भी अगर आप याद रखें, सोवियत संघ के समय से ही भारत और रशिया के काफ़ी मजबूत रिलेशनशिप रहे हैं, डिप्लोमेट अच्छे एक हमारे रिलेशन रहे हैं। और जहाँ तक आज बात हो रही है कि अगर ये युद्ध जिस तरीके से अभी चल ही रहा है और आगे चलता ही जाएगा, स्टूडेंट्स तो हैं ही हैं जिनकी मेडिकल पढ़ाइयाँ वहाँ पे चल रही हैं, और जो इस समय आ भी रहे हैं यहाँ पर, उसमें भी हमें इंट्रोस्पेक्ट करना है। उस समय भी हमें आज ये सोचने का समय आ गया है कि क्या वो अपनी स्टडीज़ जो वहाँ पे छोड़ के आ रहे हैं, क्या उसके लिए यहाँ पर वो आगे इसको कंटिन्यू इंडिया में करेंगे या वापस जाएंगे, क्योंकि अभी सारे किंतु परंतु वाले सवाल हैं जो इस समय हर एक प्रत्येक नागरिक के दिमाग में ये सब कुछ चल ही रहा है। नंबर सेकंड अगर हम बात करें, रशिया की बात करें, आपको भी पता है एक बहुत बड़ा उत्पादन है कच्चे तेल का। अगर हम बात करेंगे रशिया, गैस की अगर मैं बात करूं उसमें भी डील करता है। और इसके अलावा आज अगर कहीं ना कहीं पर अगर क्रूड ऑयल, अगर जिस तरीके महंगाई की एक इन्फ्लेशन आप देख रहे हैं किस तरीके बढ़ रहा है, तो ऑटोमेटिकली इंडिया को डॉलर स्पेंड करने पड़ेंगे और उसके कारण रुपया नीचे जाएगा। तो इन्फ्लेशन, तो जिस तरीके से महंगाई हो रही है वो तो एक्सपेक्टेड है। देखो, इसमें ना एक चीज़ है जो जिस चीज़ पे मैं फोकस करता हूँ कि अगर जब भी ये वॉर्स होती हैं और खासकर जब भी ऐसी कोई स्थितियाँ बनती है, वहाँ पर ग्लोबल सप्लाई चेन, खासकर रशिया जैसा देश जहाँ पर इन्वॉल्व हो, जो कि एक मास्टर क्रूड ऑयल की अगर मैं बात करूँ या गैस में जो डील करता है, तो कहीं ना कहीं पर ग्लोबल सप्लाई चेन पे फ़र्क पड़ता ही है और स्वाभाविक भी है। और इसके परिणाम आपको कुछ दिनों में दिखेंगे ही। अभी आप देखना शुरू हो गए कि आप अपने बाज़ारों की, अगर आप सेंसेक्स की बात करो, उनकी गिरावट भी हुई। तो ये सारे ही फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं पर मुझे लगता है कि भारत की आज बात करें हम, एक कोविड के उस समय एक इकोनॉमिक क्रंच से निकल ही रहे थे, तो आज इन दोनों मुल्कों की लड़ाई, एक युद्ध होना कहीं ना कहीं पर एक अच्छे संकेत नहीं है। और कहीं ना कहीं पर ये एक इकोनॉमिकली अगर हम स्थिति भारत की अगर बात करें, एक झटका तो लगेगा, महंगाई होगी, सब कुछ होगा। तो अभी बात की जा रही है, इलेक्शंस चल रहे हैं और उसके साथ साथ युद्ध जो है चल रहा है। युद्ध अभी ख़त्म होने की कगार पे नहीं आ रहा है। जिस तरीके की अभी बात चल रही है, इलेक्शंस ख़त्म होने वाले हैं। और ख़बरों की बात करें तो खबरों में लगातार जिस तरीके से LPG गैस की बढ़ने की बात की जा रही है, आने वाले दिनों में पेट्रोल यहाँ पे महंगा हो सकता है। तो आपको लगता है कि अब महंगाई के दिन जब शुरू होने वाले हैं? सामने स्वाभाविक है ना, वो तो नेचुरली होगा ही होगा ना। जब मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि ग्लोबल सप्लाई चेन पे फ़र्क पड़ता है, तो फिर इसका एक मतलब है, एक बहुत बड़ा मतलब है इसका।
जब देखिए आप रशिया आज जिस तरीके की वहाँ पर हालात में, जिस तरीके वहाँ पर लड़ाई का जो युद्ध इस समय चल ही रहा है और पता नहीं भी कितने दिन चलेगा, तो वो तो एक्सपेक्टेड है ना कि वो टोटल ओवरऑल फ़र्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। पर ये है कि भारत के लिए एक बड़ा एक चैलेंजिंग पोजीशन आज इस समय ये बनी है। एक साइड आपने अपने स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट आप जिस तरीके कर रहे हैं, आपको और लाना है, फिर उनके आगे पढ़ाइयों का क्या होगा, फिर उसके अलावा एक आर्थिक स्थिति से कैसे निकलना है। तो चैलेंजेस तो हैं और एक्सपेक्टेड है कि इन्फ्लेशन की साइड तो 100% हम जाएंगे ही जाएंगे, इसमें तो देयर इज़ नो सेकंड थॉट अबाउट इट। तो जो भारत ने अपना स्टांस यूएन में रखा, उसके बाद जिस तरीके से युद्ध पर भारत बात कर रहा है, बिल्कुल बैलेंस स्टांस है, किसी की साइड नहीं ले रहा है, आपको लगता है कि आने वाले दिनों में भी उसका इम्पैक्ट रहेगा और जिस तरीके से क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ रहा है? देखिए आज इस चीज़ को भी हम डिनाई नहीं कर सकते कि भारत के, आप स्टांस की बात कर रहे हैं, भारत के स्टैंड की बात कर रहे हैं कि इंडिया का स्टैंड बड़ा बैलेंस है। देखो यूक्रेन के साथ भी अगर आप देखें, हमारा 2.5 अरब का हमारा उनके साथ डॉलर्स का हमारा बिजनेस होता है उनके साथ भी, बिकॉज सनफ्लावर की अगर मैं बात करूं, इनऑर्गेनिक केमिकल्स की मैं अगर बात करूं, सारा उनसे हमारा तो व्यापार चल भी रहा था। तो वो तो स्वाभाविक है कि भारत का जो एक बैलेंस स्टैंड है इन दोनों ही देशों के लिए जो है कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर किसी भी साइड पे अगर भारत का किसी भी तरीके से झुकाव लगा तो उसके परिणाम अच्छे नहीं ना होंगे, उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। मोरोवर हमारे स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर, हमारी इस समय जो एक पैरामाउंट ऑब्जेक्टिव है कि अपने स्टूडेंट्स को, अपने भारतीय नागरिकों को किसी ना किसी तरीके वापस लाना है। और उसी उद्देश्य से हमारी सरकार, मुझे लगता है कि काफ़ी बड़े स्तर पर ऑपरेशन गंगा आपने देखा वो भी चल रहा है। तो मुझे लगता है कि इन्हीं सारी स्थितियों पे बात करें, चैलेंजेस काफ़ी हैं और इस टाइम पे निकलना भी है। और जहाँ तक रही बात आर्थिक संकट जो है वो भी सामने दिख रहा है कि वो भी आएगा ही आएगा। तो आप मुझे बताइए, जिस तरीके से 20,000 के करीब भारतीय जो मूल के स्टूडेंट्स थे वो वहाँ पर इस समय पढ़ाई कर रहे थे, क्या वजूहत रहती है? सबसे पहले जिस तरीके से 2-3 दिनों से लगातार चर्चा चल रही है कि यहाँ पर फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत महंगा है, यहाँ पर मेडिकल की पढ़ाई बहुत महंगी है, आप खुद मेडिकल फील्ड से हैं, क्या वजूहत है कि बच्चे यहाँ से हिंदुस्तान छोड़कर बाहर के देशों में पढ़ाई करने जाते हैं? क्या वजूहत आपको सबसे ज़्यादा? देखिए रीज़न उसके पीछे बड़े स्पेसिफिक रीज़न हैं। आज मेडिकल की पढ़ाई के लिए यहाँ पर हिंदुस्तान में जो स्टूडेंट्स वो अफोर्ड नहीं कर सकते, पर उनका भी ड्रीम है कि हम भी डॉक्टर्स बने और आगे जाकर हम अपने देश को किसी ना किसी तरीके से सर्विस दें या कुछ भी करें। तो हर एक की ड्रीम तो पूरी नहीं ना हो सकती, क्योंकि इसमें सीधी सी बात है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, इकोनॉमिकली अपनी लोगों ने जो एक आम साधारण परिवार है उन्होंने बच्चों को पढ़ाना भी है और जिनका सपना है कि हमने डॉक्टर बना है, नेचुरली बात है वही लोग वहाँ पर यूक्रेन में जाकर अपनी MBBS की पढ़ाइयाँ करते हैं, मेडिकल प्रोफेशन को चुनते हैं। तो कहीं ना कहीं पर फ़ीस का स्ट्रक्चर की तो ज़रूर बात है, यहाँ पर थोड़ा एक्सपेंसिव है और वहाँ पर जब हम कंपैरेटिवली वहाँ पर जो है फीसिस कम है। तो यही रीज़न है कि हमारे भारतीय वहाँ पर जाकर पढ़ने जाते हैं, उच्च शिक्षा मेडिकल की वहाँ पर लेने जाते हैं। पर सारे फैक्टर्स को अगर आप देखते हैं तो आज हमें यही दोबारा मैं बात रिपीट करूँगा, आज जो प्राथमिकता है, जो खासकर अगर मैं भारत अपने देश की बात करूँ, और आज जो यही है कि अपने वहाँ से स्टूडेंट्स को किसी ना किसी तरीके से सुरक्षित हिंदुस्तान लाया जाए, सबसे बड़ा चैलेंज वही है। तो क्या लगता है, आप ऑपरेशन गंगा जिस तरीके से चलाया गया है उसके लेकर जो है ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी ज़रूर क्रिटिसाइज़ भी कर रही है कि जिस तरीके से पहले ये करना चाहिए था वैसा नहीं किया, जबकि गवर्नमेंट ने पहले भी एडवाइजरीज़ निकाली थी, बच्चों को एडवाइस की गई थी कि जो वहाँ से जाना चाहता है तो वो आ जाए। देखिए उस पर डिप्लोमेट्स और सारी एम्बेसी, भारत एम्बेसी, मैं सारों की ही बात करूं, काम चल रहा था इस पर। अब जिन्होंने टिप्पणियां करनी हैं, जिन्होंने यहाँ कोई बातें करनी है, जो ऑपोजिशन वाले, उनका तो काम है। पर मुझे लगता है कि इन सारी स्थिति में सबको छोड़कर एक ही पैरामाउंट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि इसको स्पीड अप करके जल्दी से जल्दी जितने भी भारतीय नागरिक हैं, उन सब के खासकर स्टूडेंट्स हैं, उनको सुरक्षित यहाँ पर लाया जाए। मैंने थोड़े दिन पहले, आपने देखा भी होगा, मैंने भी अपील की थी, उसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके वीडियोस पर्सनली मुझे भी आए और काफ़ी वीडियोस देखने के बाद मैं काफ़ी भावुक भी हो गया कि क्या स्थिति है इस समय वहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स की वहाँ पर बनी हुई है, तो इनको इमीडिएटली आना चाहिए। तो आज जो है ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है और कोशिश यही होनी चाहिए, प्रयास यही होने चाहिए, किसी ना किसी तरीके ये सारे ही जितने स्टूडेंट्स हैं जो हमारे नागरिक हैं, इन लोगों को वापस सुरक्षित लाया जाए। मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा एक पैरामाउंट ऑब्जेक्टिव है। हर एक आज आदमी को एक विकल्प लेना चाहिए कि उसी सुझावों पे काम करना चाहिए, किसी ना किसी तरीके सबकी फैमिलीज़ में उनके बच्चे जो गए हैं वापस आ जाएं ताकि वो सुरक्षित रहे। तो जाते जाते मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप खुद एथलीट भी हैं और बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में भी आप पार्टिसिपेट करते हैं। क्या लगता है कि जिस तरीके से रशिया को आइसोलेट किया जा रहा है हर जगह से,
वो फ्यूचर के लिए आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि एक देश को अगर पूरा आप आइसोलेट कर दोगे, एग्रेशन ज़रूर है उसमें एक देश के ख़िलाफ़, और क्या लगता है आपको कि ये आने वाले दिनों में इस पर काम होगा, या आपको लगता है कि डिसीजन ठीक नहीं है? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पर अगर रशिया को आज क्रिटिज़म सहन करना पड़ रहा है, मुझे लगता है कि इस पे कुछ बात करना इस समय लाजमी नहीं रहेगा, क्योंकि वो तो आने वाला समय ही बताएगा कि क्या फैक्टर्स थे, किस कारण ये सब कुछ हुआ। वो तो आपको भी पता है कि वो देख रहे थे कि यूक्रेन का जो झुकाव नेटो और यूएस की तरफ हो रहा था, तो उसी कारण ये सारा जो एक परिणाम आया युद्ध की स्थिति में चल गया। क्योंकि रशिया भी कभी नहीं चाहता था कि मेरी नेबरिंग कंट्री इमीडिएटली नेटो और यूएस के साथ मिल जाए, यूनाइटेड नेशंस के साथ मिल जाए, उनके साथ जुड़ कर करे। उसको भी खतरा था कि कहीं हमारे ऊपर ना ही ये वापस कोई हमारे अटैक कर दें, या कुछ हमारे साथ हमारी नीतियों के साथ ना कुछ छेड़छाड़ करें। तो मुझे लगता है कि ये तो एक आज एक ज़रूरत है कि तमाम देश एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े, और जिस तरीके ये आज ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि इस युद्ध को किसी ना किसी तरीके विराम किया जाए, क्योंकि एक जो जानी जो नुकसान जो हो रहा है उससे बड़ा कोई नुकसान नहीं है। आप देखिए क्या तबाही का मंजर हो रहा है, कितने लोग वहाँ पर आज भयंकर स्थिति में मारे जा रहे हैं। तो मेरा तो आज एक संदेश भी ये है कि किसी ना किसी तरीके ये जो युद्ध है इसको परिणाम इसको एकदम इसको बंद करना चाहिए, और एकदम जहाँ पर, क्योंकि एक जानों की जब बात होती है, जब किसी भी परिवार का कोई भी सदस्य चला जाए, आप देखिए क्या स्थिति बनती है। तो सबसे पहले ये है कि आपको युद्ध को किसी ना किसी तरीके आज पूर्ण विराम लगाना ही पड़ेगा। और इस तरीके अगर आज रशिया को आज एक कुछ लोग सारे यूक्रेन का साथ देकर और रशिया को आज साइड लाइन भी किया हुआ है, या रशिया के साथ आज उनके सुर नहीं भी मिल रहे, मुझे लगता है कि फिर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से सबको एक प्लेटफॉर्म पे आकर आज इसी बात पे करनी चाहिए चर्चा कि किसी ना किसी तरीके इस युद्ध को विराम लगाया जाए, इस युद्ध को बंद किया जाए। मगर आपको कहीं ना कहीं लगता है कि इस युद्ध से बहुत एक बड़ी सीख जो है वो पूरी दुनिया को मिली है कि किसी पे डिपेंड नहीं हमने होना है। क्योंकि जिस तरीके से यूक्रेन जो था वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट हो गया था यूरोपियन देशों पर, और उसको लग रहा था कि वो उनको प्रोटेक्ट कर लेंगे, मगर लास्ट में आपने देखा होगा कि वहाँ के प्रेसिडेंट को भी कहना पड़ा कि हम अकेला युद्ध लड़ रहे हैं। ज़रूर उनको फाइनेंशियल और मिलिट्री सपोर्ट ज़रूर मिल रही है, पर जिस तरीके से उनको उम्मीद थी वैसा तो नहीं हुआ। आज देखिए आज स्थिति जो है ना, आज बड़ी एक वो दुर्भाग्यपूर्ण है। आज जब यूक्रेन की आज मैं बात करूं, आज अमेरिका से फुल सपोर्ट था सबको। अमेरिका का तो वो हाल हो गया ना कि आज की डेट में कि वो एक वो कहावत है ना कि वो जब हम वो स्कूल में पढ़ते थे कि स्कूल के बाहर वो आप ले आओ जी बदमाश ले आओ, कोई बात नहीं हम आपके साथ हैं, लड़के ले आओ हम लड़ लेंगे आपके साथ में। तो जब लड़ाई का समय आया, आज वो अपने मामे की शादी में कहीं पर नाचता हुआ दिखा। आपने इतना उनको साथ सब कुछ करने के बाद साथ दिया कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, यू गो हैड। जब वो वाला टाइम, जब वो वाली स्थिति आई, आज अमेरिका कहीं और पे ही लग गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और वाकई में सीख है, ये सब देशों के लिए सीख है जो आपने बात की है। ये वाकई में ही एक लेसन है। हमारे में वो मजाक करते हैं ना कि हाँ भी आप स्कूल के बाहर वो जो मैंने बात दोहराई कि आप वो कर लो जी, हम देख लेंगे उसको, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। जब वो समय आया तो आप गायब हो गए। तो आज तो ये स्थिति तो वैसे ही बनी, इसमें क्या है, इसमें कोई देयर इज़ नो सेकंड थॉट अबाउट इट। तो सर्वाइवल कितना मुश्किल आपको लग रहा है? क्योंकि अब हर देश को सोचना पड़ेगा कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, तो आत्मनिर्भर स्कीम तो ऑलरेडी भारत ने पहले से चलाई हुई है। आज मुझे आज भी याद है हमारे ऑनरेबल मोदी जी का एक बयान जो उन्होंने नवंबर 2020 में दिया था कि आज का जो युग है ना, जो आज का जो युग है वो विस्तारवाद सोच होनी चाहिए। आज विस्तारवाद सोच का जो एक समय, जो कंट्रीज़ चल रही हैं उस पर, जो बाउंड्रीज़ पे जाकर एक्सपेंशन करना चाहती हैं, उस सोच पे नहीं चलना। वो 18वीं सदी की सोच दिखाता है विस्तारवाद जब हम बात करते हैं। आज जो टाइम है, जो आज का जो समय चल रहा है वो विकासवाद का चल रहा है। तो आज कहीं ना कहीं अप्रोच वही होनी चाहिए डेवलपमेंट की तरफ। ये जो भी देश आज विस्तारवाद की तरफ जा रहे हैं, बाउंड्रीज क्रॉस करने की सोच रहे हैं, मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं पे ये दर्शाता है कि ये 18वीं सदी की एक सोच दिखाता है। तभी मुझे आज भी याद है कि मोदी जी का, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी का उन्होंने एक बयान था जो लद्दाख में दिया था कि विस्तारवाद की जो सोच और विस्तारवाद का जो आज ये समय चल रहा है वो समय चला गया हुआ है। और कुछ लोग उस तरीके भी लगे हुए हैं कि किसी दिन तरीके हमारी बाउंड्रीज़ में एंटर करने की सोचते हैं कि हम दूसरे की देश की बाउंड्री में जाएं।
इस सब पर फोकस नहीं करना चाहिए। आपको डेवलपमेंट की तरफ, विकासवाद की तरफ आपकी सोच होनी चाहिए, प्राथमिकता आपकी वही होनी चाहिए। क्योंकि अगर आज किसी देश की अगर सोच दिखाती है कि विस्तारवाद, बाउंड्री लाइंस को क्रॉस करके दूसरी तरफ जाना, वो क्लियर कट दिखाता है कि वो उनकी 18वीं सदी की सोच दिखाता है, जिसके मैं सोचता हूँ कि आज मुझे लगता है कि अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए आपकी डेवलपमेंट की बात है, विकासवाद की बात होनी चाहिए, विस्तारवाद की नहीं बात होनी चाहिए। लगता है कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं घबरा रहा होगा, जिस तरीके की स्थिति इस समय यूक्रेन में बनी है, उसको लग रहा होगा कि कहीं इंडिया भी ना हम पे अटैक कर ले। पाकिस्तान की बात आती है, वो तो हमेशा घबराहट में रहता है क्योंकि एक प्रभावशाली देश उसके साथ है, बिल्कुल लगता है हिंदुस्तान, वो घबराहट तो उसकी स्वाभाविक है। तो आज पाकिस्तान का स्टैंड मुझे नहीं पता वो क्या सोच करके आगे चल रहे हैं, कैसा है, पर वो कहीं ना कहीं पर अगर हमारे से अगर कुछ अगर सोचेगा भी कुछ उलझने की, तो उसके परिणाम उसको पता क्या होंगे। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ गौरव गुप्ता, और जिस तरीके से ये बात कर रहे थे, इस समय यूक्रेन और रशिया में जो वॉर इस समय चल रही है, इनका कहना है कि इस समय जो स्थिति बनी हुई है बहुत ज़्यादा चिंताजनक स्थिति है पूरी दुनिया के लिए, और इकोनॉमिक स्टेटस जो है इस समय, इकोनॉमिक कंडीशन जो है पूरी दुनिया की इस समय काफ़ी ज़्यादा डगमगाई हुई हैं, और उसका असर बाज़ारों में भी आने वाले दिनों में दिखेगा। तो उनको कहना है कि आने वाले दिनों में लोगों को भी तैयार रहना चाहिए, जिस तरीके की महंगाई आने वाली है और इस समय पूरी दुनिया में इसका जो वॉर का असर हो रहा है। ज़रूर इन्होंने कंडेम किया है कि वॉर नहीं होनी चाहिए, वॉर किसी भी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है, डायलॉग से ही सारे मसले जो हैं वो सुलझाए जा सकते हैं। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।